સર ઇંગ્લિશનો લેક્ચર અત્યાર સુધી શરૂ હતો ને એટલે સારું હતું એમ. અત્યાર સુધી શરૂ હતો. અત્યારે એન્ડ જો 11:05 કઈ એટલે વાંધો હમણાં નહીં. બધા જોઈન થાય. કઈ નહીં કઈ નહીં કઈ વાંધો નહીં, જોઈન થવા મળે બધા.
Good morning to all of you. So this is our code for subject discrete mathematics. Your code is ACSH2040. Last semester we have learned about the ACSH 1080. In this lecture we will discuss about the discrete, how to use discrete mathematics in real life. So pattern is same. There are 3 lectures. There is no practical but 2 tutorials. This one is same for theory content, and semester examination will be 60 marks. This one is continuous evaluation, 30 marks plus 10. And as you know that tutorial is for 50 marks. So your total marks is 150. There are 2 sections. First of all, we will discuss about the section 1. So first of all, we will discuss about the set, relation and function. Set, relation and function. So in chapter number 1, what are the set? We all know that about the set element. This one is brief introduction, hash diagram, lower upper bound, like that. Second chapter, we have to discuss about the lattice. What is the meaning of lattices और उसका यूज कहाँ पर हो रहा है. So chapter number 1 is for introductory part. ये आपने 11th में पढ़ा है अच्छी तरीके से. Chapter number 2 and chapter number 3 both are different. Chapter number 3 में हम यूज करेंगे ग्रुप थियरी. बाइनरी ऑपरेशंस क्या है, परम्यूटेशन वगैरह तो आप सबको पता होगा, लेकिन ग्रुप का मीनिंग क्या है, ग्रुपोइड का मीनिंग क्या है, सेमी ग्रुप क्या है, एबिलियन ग्रुप क्या है. सो दिस वन इज व्हाट पार्ट्स ऑफ द ग्रुप. ग्रुप के कितने टाइप है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, दैट वी विल डिस्कस इन चैप्टर नंबर 3. इफ यू टॉकिंग अबाउट द सेक्शन 2, सेक्शन 2 के अंदर आप देख सकते हो ये वाला मैथमेटिकल लॉजिक एंड प्रूफ. यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया है लॉजिक एंड प्रूफ, यानी कि कोई भी मैथमेटिकल टर्म जो है स्टेटमेंट, उसको आपको प्रूव करना पड़ेगा. उसका आपको जो एजम्पशन जो है उन सबको आपको प्रूव करना है, या सही है या गलत है जो भी है उसका प्रूफ भी देना है. सो बेसिकली ये जो सेक्शन नंबर 2 का चैप्टर नंबर 1 है, उसके अंदर आपको आपका क्वेश्चन जो है इन टर्म्स ऑफ वर्ड होगा. आपको एक वर्ड प्रॉब्लम दिया जाएगा. सबको पता है पी और क्यू वाला, पी और क्यू, पी एंड क्यू, उसके बाद नेगेशन पी क्यू वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करना है, जो ऑलरेडी ये भी चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको एडवांस फॉर्म में पढ़ना है. उसके बाद में बात करूँ चैप्टर नंबर 2 की, तो ग्राफ थियरी. ग्राफ क्या है, ग्राफ के मॉडल्स क्या है, कितने टाइप्स है ग्राफ के. सेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया था ग्रुप थियरी. दिस वन इज ग्राफ थियरी. एंड चैप्टर नंबर 3 इज ट्री. देखो ये जो 2 चैप्टर है, 3 चैप्टर, ग्रुप थियरी ले लो, उसके बाद आप इफ यू टॉकिंग अबाउट ग्राफ थियरी, ट्री, ये आप रियल लाइफ में भी यूज कर सकते हो. जो भी आईटी या कंप्यूटर में से है उसको पता है, बीएससी आईटी में भी ये उन लोगों ने यूज भी किया है. ये कोडिंग में मेरे ख्याल से यूज होता है, ट्री वाला प्रॉब्लम. So there are same syllabus that we have learnt in last semester. 3 chapter for section 1, 3 chapter for section 2. There are 12 tutorials. यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर 12 tutorials है. बुक के लिए अगर मैं बोलूँ तो ये बुक सबसे बढ़िया है. अभी नोट डाउन कर लेना, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस. इफ यू वांट टू लर्न डीपली then it will help to you. डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन. जल्दी से इस बुक का नाम लिख लो. ऑथर इज केनेथ रोजन एंड पब्लिकेशन इज मैक्रो हिल, न्यूयॉर्क. अगर इस बुक में से आपने पढ़ लिया
तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये कोडिंग में आपको बहुत यूज करेगा। नीचे ये जो 3 बुक दी है ये फॉर रेफरेंस पर्पज है। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट अलग तरीके से सीखना है, डीपली अगर आपको देखना है, तो आपको रेफरेंस बुक यूज करनी ही पड़ेगी। पहली वाली बुक ये जो है केनेथ रोजन वाली, ये वाली बुक है आपकी सिलेबस बुक। एंड दिस 1 to 3 ऑल आर रेफरेंस बुक। तो आप इसमें से रेफरेंस ले सकते हो, ट्री का, ग्राफ का, ग्रुप का। और ये मेरे ख्याल से इंटरनेट पे अवेलेबल है, तो आप इंटरनेट पे सर्च कर दो। मेरे ख्याल से ये सेकंड बुक और फर्स्ट बुक मिल सकती है आपको। ये सेम जो है वो आउटकम्स, ट्यूटोरियल्स वगैरह। और ट्यूटोरियल्स तो इस बार ऑनलाइन है, तो आपको गूगल क्लासरूम में सबमिट करना पड़ेगा। जो लास्ट सेमेस्टर में जो हमारा ग्रुप है ACSH 1080, उसमें मैं कोड चेंज कर दूंगा आपका, जो भी कोड है आपका सब्जेक्ट का। तो दूसरा कोई गूगल क्लासरूम बनाने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। So here we will talking about the set, relation and functions. देखो बेसिक सी डेफिनेशन है, पहला चैप्टर बहुत बेसिक है। आपको ये थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा। You can easily identify the values of the set and how many elements are there. So this one is definition of set. कोई अभी मुझे बता सकता है कि सेट की डेफिनेशन क्या हो सकती है? What is the meaning of set? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। कोई क्लास में से कोई भी डिस्क्राइब कर सकता है टर्म को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट और डेफिनेशन ऑफ सेट? आप सबको पता है कितने टाइप के सेट है? कोई एक भी एग्जांपल, कोई एक अभी भी अनम्यूट करके बोल सकता है। डेटा का कलेक्शन। डेटा, लेकिन डेटा में आपने बोला नहीं कौन सा डेटा है वो। डेटा का कलेक्शन है, लेकिन आप डेफिनेशन थोड़ी सी सही करने की जरूरत है। collection of the natural numbers अच्छा, ये सही है, कलेक्शन ऑफ द नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट। and कया rational number नहीं, rational numbers. Yes, yes, yes. ओके, नेक्स्ट। people's number of people's alphabets. ओके, अल्फाबेट्स। ओके, चलो एक तीसरा हो गया। और कुछ? चलो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। अभी मुझे ये बताओ वर्ड के फॉर्म में किस तरह होगा? अगर मैं ये बोलूं कि अगर मुझे वर्ड के फॉर्म में चाहिए, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद ये तो आपने डेफिनेशन बताई। इसके अंदर मैं बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ वर्ड। जैसे कि कोई पीपी सवानी यूनिवर्सिटी का कोई एग्जांपल ले लो। देखो कोई यहाँ भी पर ये जो, एक मिनट रुको, यहाँ पर देखो, इससे आपका लॉजिक बढ़ेगा। ये आई एम फॉर श्योर आपका लॉजिक जो है वो बढ़ेगा। सो इसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। हाँ बोलो, नेक्स्ट। કોઈ બી ફિક્સ કન્ડિશનમાં આવી જતા હોય એવા ડેટા. કન્ડિશનમાં એટલે કઈ રીતના કન્ડિશનમાં? નેચરલ સેટ, આપણે નેચરલ વાળું તમે કીધું નેચરલ નંબરનો, તો એની કોઈ કન્ડિશન હોય કે આ કન્ડિશનમાં જેટલા સેટિસ્ફાય થાય છે તો એ એટલા જ આવે એમ સેટની અંદર. ओके, अगर मैं ये बोलूं कि फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। हाँ बनेगा।
ठीक है, सेट बनेगा। ध्यान से सोच के बताओ, बनेगा कि नहीं बनेगा। मैंने फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स बोला है, मैंने ये नहीं बोला फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स फ्रॉम सूरत। यहाँ पर आपने डिफाइन किया है, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने डिफाइन किया है फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स, लेकिन आपने ये डिफाइन नहीं किया पीपी सवाण यूनिवर्सिटी में से है, उसके बाद कोई एसवीएनआईटी से है, एसएस गांधी से है। तो यहाँ पर यही आपको सोचना है कि आपने डिफाइन करना है, लेकिन एक सेट में से। सेट आपका मतलब पीपी सवाणी में से भी हो सकता है, निर्मा यूनिवर्सिटी में से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे एक पहला एग्जांपल बहुत सही बोला था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ठीक है, अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ नंबर्स तो वो सेट नहीं होगा। अगर मैं ये बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तभी वो सेट होगा। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस सर। अगर मैं ये बोलूँ कि सेट ऑफ नंबर्स, तो वो मैंने डिफाइन नहीं किया। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक दूसरे ने अच्छा बोला था सेट ऑफ रेशनल नंबर, तो वहां पर मैं अल्टीमेटली डिफाइन कर रहा हूँ। सो अगर मैं ये बोलूँ कि सेट ऑफ फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स, तो वो मेरे ख्याल से सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि सेट ऑफ फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स, उसके बाद बोलूँ फ्रॉम पीपी सवाणी यूनिवर्सिटी, तो ये मैंने डिफाइन कर दिया कि चलो 4 से 5 फैकल्टी ही होगी। एवरीवन क्लियर? Yes. सर तो उसी के बेस पे अगर हम डेफिनेशन देखें, देन वी कैन से, ये डेफिनेशन लिख लेना, क्योंकि ये आप जब भी इंटरव्यू में भी जाओगे तो भी ये एक डेफिनेशन पूछते हैं वो लोग कि कितना लॉजिक क्लियर। ध्यान से देखो यहाँ पर, अ सेट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। किसी का स्पीकर अभी शुरू है? ओके, 1 मिनट। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, अ सेट इज वेल डिफाइंड। मैं तो ये बोलूँगा अनऑर्डर भी लिखो और उसके बाद लिख दो वेल डिफाइंड। अगर आपने सेट की डेफिनेशन में वेल डिफाइंड वर्ड नहीं लिखा तो आपकी डेफिनेशन करेक्ट नहीं होगी। सो सेट इज an unordered collection of object or well-defined collection of objects is called elements. एग्जाम्पल के तौर पे लिख दो, faculties from mathematics is not set, but faculties from mathematics from PP Savani University is a set. तभी आपको पता होगा, हम कई बार अगर हम 11th 12th में पढ़े तो वहां पर x belongs to R, x belongs to capital N, x belongs to capital Q, तो Q R Z N वो सारे के सारे सेट है। अगर मैं वहां पर लिखूं x बिलोंग्स टू n, तो ये बात कंफर्म है कि मेरी वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट जाएगा। अगर मैं लिखूं, सर यस, आपने कहा कि ये पीपी स्टूडेंट फैकल्टीज का सेट है, फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स। हाँ तो ये भी ये भी एक सेट ही हो सकता है ना, क्योंकि आपने तो ये नहीं कहा कि ओनली फॉर फैकल्टीज। ओनली फॉर फैकल्टी हो तो सब फैकल्टी आ जाएंगे। आपने ये डिफाइन किया कि फैकल्टीज ऑफ मैथमेटिक्स, तो ये सेट ही हुआ ना। फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स मैंने बोला, ठीक है। एक बात, एक तरीके से तुम लॉजिक देख रहे हो, तुम्हारा लॉजिक सही है कि चलो x बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स विच इज सेट, ठीक है। हाँ सेट के बाद सबसेट भी होता है ना, हाँ हाँ। सेट है। सेट तो कौन सा होगा? फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स फ्रॉम पीपी सवाणी। उसका सबसेट क्या होगा? फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स। सबसेट होगा ये। हाँ, फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स क्या होगा? उसका सबसेट। लेकिन अगर ये मैं अच्छा। बोलूँ फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स फ्रॉम पीपी सवाणी यूनिवर्सिटी, तो मैं ज्यादा उस पर क्लेरिफिकेशन दे रहा हाँ हाँ सर। हूँ। इसमें कितना फर्क है पता है? देखो, सारी की सारी वैल्यूज जो है 1 से लेके इनफाइनाइट वो n में आ रही है, और ये n की वैल्यू r में भी आ रही है, तो n बिलोंग्स टू r हाँ हुआ। हाँ एक तरीके से तुम्हारा लॉजिक एकदम क्लियर है कि फैकल्टीज फ्रॉम मैथमेटिक्स वो हो गया हमारा सेट, लेकिन उसको मैं कंसीडर करूंगा सबसेट। जैसे अच्छा n सर। है हाँ हाँ। वैसे n बिलोंग्स टू r, r के आर अंदर है। भी तो n आ रहा है,
ठीक है। हाँ सर। इसलिए 11th और 12th में हमने लिखा है x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू n वगैरह। ये बिलोंग्स टू वाला लॉजिक तो सबको पता है, अगर सेट में से होगा तो बिलोंग्स टू होगा, अगर सेट के अंदर नहीं होगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। एनी वेल Okay, sir. डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। ये लास्ट वाली लाइन लिख दो और सबके स्पीकर म्यूट कर दो। अभी भी किसी का स्पीकर भी शुरू है, काइंडली म्यूट योर स्पीकर्स। ओके। सो देखो सेम एग्जांपल अभी आपने डिस्कस किया वही आया। कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। सो यहाँ पर स्टूडेंट के कलेक्शन में ओके तो कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। तो देखो यहाँ पर डिस्कस कौन सा हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट है, पीपी सवानी यूनिवर्सिटी, मालीबाई यूनिवर्सिटी, सीके पीठावाला, SVNIT, SS गांधी, 5 यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। उसके अंदर मैं किसकी बात कर रहा हूँ? द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। फिर भले ही चाहे वो फिजियोथेरापी का हो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग का हो, नर्सिंग का हो, आर्किटेक्चर का हो, इट डजेंट मैटर। यहाँ पर क्लियरली बोल दिया द कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट ऑफ पीपी सवानी यूनिवर्सिटी। सेकंड, अगर आप देखो तो कॉलेजेस इन इंडिया हैविंग कॉमर्स फैकल्टी, कॉलेजेस इन इंडिया हैविंग कॉमर्स फैकल्टी, यानी कि ये किसकी बात हो रही है? इंडिया, चाइना, उसके बाद बहुत सारी कंट्री ले लो, अमेरिका हो रहा है, जैसे कि इटली हो रहा है, जर्मनी, उन सारी फैकल्टीज जैसे आपने सेट लिए, उसमें से किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉलेजेस इन इंडिया हैविंग कॉमर्स फैकल्टी। नंबर 3 देखो, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 50। चलो ये तो सेट ही होगा, प्राइम नंबर्स तो सबको पता है कि एक तो प्राइम नंबर 1 हो गया, प्राइम नंबर 2 हो गया, प्राइम नंबर यानी कि उसका गुजराती वर्ड मुझे भी याद नहीं है, 7 हो गया। अविभाज्य संख्या। हाँ, अविभाज्य संख्या, यस यस। यानी कि आप जैसे बोल सकते हो 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि यू कैन राइट 4 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 2, लाइक दैट। यू कैन राइट 3, 5, 7 और 9 भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 9 आप लिख सकते हो 3 क्रॉस 3, 11 हो गया, 13, 17, ऑल आर दी व्हाट? प्राइम नंबर्स विच आर लेस देन 50, लेस देन 50। अभी कोई मुझे बता सकता है 49 प्राइम नंबर होगा कि नहीं? नो सर। नहीं नो होगा। सर। ओके, गुड। 41, नहीं। Yes. यस Yes. यस। यस सर। सर होगा। 43, Yes. यस सर। Yes. 45,
No. No, No, sir. No. sir. Okay, so prime number is what? You can write only, अगर मैं प्राइम नंबर की बात सिंपल डेफिनेशन देख लो, क्योंकि ये काफी लोग जो है वो ऑड इवन में मार खा जाते हैं थोड़ा। ऑड इवन में देखो कई बार 3 जो है वो ऑड भी है, तो वो प्राइम भी होगा। प्राइम नंबर यानी कि क्या? उसका मल्टीप्लिकेशन सिर्फ 1 के साथ करने से ही वो नंबर मिलेगा। अगर मैं लिखूं 9, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आई कैन राइट 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 9। यू कैन से 43 इज अ प्राइम नंबर। व्हाट? क्योंकि 43 मल्टीप्लिकेशन 1 करोगे तभी आपको 43 मिलेगा। 43 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तभी भी 43 मिलेगा। आपको ऐसी इंटीजर फॉर्म में नहीं लिख सकते कि सम इंटीजर मल्टीप्लिकेशन सम इंटीजर इज इक्वल टू टोटल नंबर। अगर आप बात करें 33 की, सो 33 प्राइम नंबर नहीं होगा। क्यों? बिकॉज यू कैन राइट 11 मल्टीप्लिकेशन 3 इज इक्वल टू 33 विच इज नॉट अ प्राइम नंबर। So you can clearly say the collection of prime number which are less than 50. अगर मैं ये बोलूँ कि the collection of two roots of the equation x square is equal to 4, ये हम सबको पता है x square is equal to 4 का solution क्या होगा? x is equal to plus or minus 2. You can say x is equal to plus or minus 2. अभी कौन कौन से सेट अभी कौन कौन से सेट जो है वो कौन कौन से सेट जो है वो सेट नहीं हो सकते? ओके, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो। द फॉलोइंग कलेक्शन, ये सब आपको बुक में लिखना है, मैं अभी से बता देता हूँ। ये पूरा क्लियर आप करके देना, इसको आपको बुक में लिखना पड़ेगा। द फॉलोइंग कलेक्शन आर नॉट सेट एज दे आर नॉट वेल डिफाइंड। ऊपर के चारों आपने देखे वेल डिफाइंड है, नीचे आप देखो द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन इन अ विलेज, कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट मैन इन अ विलेज। अगर आप ध्यान से देखो तो आप ये कह सकते हो कि ये सेट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है? ऑनेस्ट मैन, लेकिन कौन सा विलेज है वो तो दिया नहीं है हमें। सेकंड वाला देखो, द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट इन कमर्शियल अरिथमेटिक ऑफ कॉमर्स कॉलेज। ऊपर वाले में क्या था? देखो एग्जाम्पल नंबर 2 में कि इंडिया, वहां पर इंडिया मेंशन किया था। अभी मुझे ये थोड़ी पता चलेगा कि द कलेक्शन ऑफ गुड स्टूडेंट जो है कॉमर्स कॉलेज, वो कॉमर्स कॉलेज कहाँ की है? इंडिया की है। आप स्टेट की बात करो, गुजरात की है, महाराष्ट्र की है, राजस्थान, उन सब में से डिस्कस, वो तो वेल डिफाइन नहीं किया। वही डिफरेंस है सेंटेंस नंबर 2 में और सेंटेंस नंबर बी में। तो जल्दी से ये लिख दो, उसके बाद मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसमें आपको बताना है कि सेट है कि नहीं।
चलो write down example. The collection of even numbers less than 20, which is set or not? Set. All are agree? Yeah. Yes. 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 Okay. Let's see some another example. A collection of captains in cricket team. No. No, sir. No. No. Okay, No, good. No, Good, good. સર નો સર अच्छा यस આમાં हो યસ क्या? સર નો લાગે છે यस કઈ રીતના લાગે? ટીમ તો લિમિટેડ જ છે ક્યાં અનલિમિટેડ છે પણ team કેપ્ટન તો એક જ ન હોય ટીમમાં team માં એમ નહીં કઈ ટીમ છે એ નથી કીધું એટલે ટીમ નથી કીધી ને કઈ. મેં એમ ક્યાં કીધું કે ભાઈ મારે ઇન્ડિયાની વાત કરું છું, પાકિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ, મેં તો નામ જ નથી આપ્યું. મેં ફક્ત એમ કીધું કે કેપ્ટન્સ જે છે ઇન્ડિયનનો વર્ડ યુઝ નથી કર્યો મેં. કેપ્ટન્સનો સેટ બતાવવાનો છે ક્રિકેટ ટીમમાંથી. અહીંયા ध्यानથી જો एग्जाम्पल नंबर 3 में ध्यान से देखो, द कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, उसके बाद क्या दिया है? लेस देन 50. सो अल्टीमेटली दो कंडीशन है, collection of prime numbers which are less than 50, a collection of captains in cricket team. लेकिन क्रिकेट टीम में मैंने ये थोड़ी बोला है कि अगर मैं ये बोलूं कि कैप्टन का सेट बनाओ बांग्लादेश में से, तो बांग्लादेश के जितने भी कैप्टन्स है उसके नाम आएंगे। यस यस मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैंने ये बोला कि बांग्लादेश, इंडियन ले लो, चलो आज वैसे भी 1993 का कुछ वर्ल्ड कप जीते थे तो उस खुशी में बोल देता हूँ। तो अगर समझ लो कि अगर मैं ये सेट बनाना चाहूँ, चलो ये सेट है कि नहीं बताओ, कि इंडियन क्रिकेट टीम में से ऐसे कैप्टन के सेट बनाओ जिन लोगों ने वर्ल्ड कप जिताया है, तो सेट बनेगा। yes, तो सेट है। सेट दो ही लोग आएंगे, एक कपिल देव और धोनी। धोनी हाँ, तो अल्टीमेटली सेट हो गया, सेट हुआ ना? हाँ यस। પણ આમાં આપણે યુનિવર્સલ જે સેટ હોય એના બેઝ ઉપર હોય ને. અગર આપણે એમ કહીએ છીએ કે આમાં એવું કીધું ક્વેશ્ચનમાં કે કલેક્શન ઓફ કેપ્ટન ઇન ક્રિકેટ ટીમ, પણ અગર આપણે યુનિવર્સલ લઈ લઈએ, યુનિવર્સલ સેટ આપણે કોઈ બી ગેમ નો લઈએ તો પછી ક્રિકેટ ટીમ વાળો પાછો આવી જાય ને સેટ. હા હું એ જ ક્યારે કહું છું સર, ન્યા જ કન્ફ્યુઝન છે કે આમ આપણે જોઈએ ઓલ ઓવર તો પછી રેડી જ કહેવાય ને, એમાં બે કન્ડિશન જ કહેવાય ને. આપણે યુનિવર્સલ સેટ ઉપર ડિપેન્ડેડ હોય ને. પેલા આગળ યુએ બી કીધું ખબર હોય તો ખબર પડે ને સેટ નું. સમજી ગયો. મેં તને એમ કીધું કે કેપ્ટન તમારે સિલેક્ટ કરવાનો ક્રિકેટમાં, બરોબર? આ મોર હું તને બે સેન્ટેન્સ આપું, હું તને એક્ઝામમાં એવી રીતના પૂછીશ કે ભાઈ બે મેં તને સેન્ટેન્સ આપ્યા, કે એક તો મેં તને એમ આપ્યું ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન્સ, અને બીજું મેં તને એમ આપ્યું કે ઇન્ડિયન ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન્સ. તો બંનેમાંથી સેટ કયો થશે? બે સેટ જ, આમ જોવા જઈએ તો બે સેટ જ કહેવાય. બંને સેટ મોર સ્પેસિફિક ક્રિકેટ વાળું કહેવાય. હા, હું ઈ જ કહું છું, મોર ક્લિયરલી આ તમારે ઓલમોસ્ટ છે ને, હું તમને એ જ કહું છું, લોજિક છે. ઓલમોસ્ટ તમારા બંને સેન્ટેન્સ તમારા સેમ છે. ઓલમોસ્ટ તમારે કમ્પેરિઝન માં ખબર પડી જાય, પણ આ તો ડાયરેક્ટ તમે જે આ ક્વેશ્ચન આપ્યો તો આના બેઝ ઉપર તો કંઈક અલગ થઈ શકે. તમે મોર ક્લેરિફિકેશન આપો, બરોબર? ફર્સ્ટ લાઈનમાં છે ને એવું લખેલું હોય કે અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ. હા, હું એ જ કહું છું સર એક મિનિટ ઉભા રહો. સર તમે મોર ક્લેરિફિકેશન આપો, પણ જે પહેલા વાળો છે ઈ તેન સેટ જ કહેવાય ને? સેટ કહેવાય. આ બંને એની સેટ છે ને આર સેટ છે ને, હું તને એમ સમજો, એન પણ સેટ છે, આર પણ સેટ છે. તો તમારો એન સબસેટ આર છે કે આર સબસેટ એન છે? એન સબસેટ આર. બસ હું તમને ઈ જ કહેવા માંગુ. આ તમારે ક્લેરિફિકેશન આમાં થશે, રિપ્રેઝન્ટેશન ઓફ સેટ છે ને, આમાં હું તમને ક્લેરિફિકેશન, કારણ કે આ બધા તમારા વર્ડ પ્રોબ્લેમ છે. સર
સર તમારે રેફરન્સમાં એક યુનિવર્સલ સેટ તો આપવો પડે ને, તો અંદાજ આવે કે સેટ છે કે નથી. નકર હું તો તમને બધા યુનિવર્સલ set જ તમને કહેવાય ને. તમને એક્ઝામ્પલમાં હું તમને યુનિવર્સલ સેટ એ આપી દઈશ, સેટ એ પણ આપી દઈશ, સેટ બી પણ આપી દઈશ, પછી હું તમને ક્વેશ્ચન પૂછીશ. આ તો જસ્ટ સર ડિસ્કશન સર છે. બોલો. સર હેલો. હા બોલો બોલો. તમે મને કીધું ને ઓલું ફેકલ્ટી વાળું, ફેકલ્ટી અને ફેકલ્ટી ઓફ પીપી સવાણી યુનિવર્સિટી ને મેથેમેટિક્સ, આ એવો કોન્સેપ્ટ છે. આ સબસેટ આવે ઓલું, હું સબસેટ તમને એ ને જ કહું સેટ બે છું, આવે. આમાં છે ને એકચ્યુઅલી આ જસ્ટ છે ને એક્ઝામ્પલ અમે લીધેલા છે, આ ફક્ત વર્ડ પ્રોબ્લેમ છે. આમાં યુ કેવું આપેલું નથી. આમાં તમને યુનિવર્સલ સેટ નથી આપ્યો કે બીજા બે સેટ નથી આપ્યો, એટલે કદાચ કન્ફ્યુઝન થતું હશે. બંને સેન્ટેન્સ ખાલી ચેક કરી લેવાનું હોય. હા બસ એ હું તમને બધું ક્લિયર કરાવી દઈશ. નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે ને રિપ્રેઝન્ટેશન, એમાં તમને બધું ક્લિયર કરાવી દઈશ. આ જસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે કે તમારો થોડો આઈડિયા તમારો ક્લિયર થાય 11th 12th સાયન્સ નો. ક્લિયર? ઓકે. हाँ मेन थिंग હવે આવે છે रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट. जो अगर आपको सेट को रिप्रेजेंट करना है, देयर आर टू मेथड्स. देखो ये दो मेथड्स गेट में एक बार आ चुका है फॉर 2 मार्क्स. आप बिलीव नहीं करोगे, ये दोनों में से एक मेरे ख्याल से सेट बिल्डर आया था, हाँ सेकंड वाला ये आया था आपका गेट के अंदर, मुझे भी याद नहीं है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत इजी है. रोस्टर सेट मतलब क्या? आप जो है वो सेट तो हमें पता है कि कर्ली ब्रैकेट्स में ही होगा. सबको क्लियर है? सेट રોસ્ટર जो ની है અંદર વેલ્યુ આપી હોય હું અને ऊपर है, હું થોડું કહી દઉં પછી કહેજે. रोस्टर के अंदर आपको क्या दिया जाएगा? सेट जो है वो हर बार कर्ली ब्रैकेट में होगा, बस इतना आप क्लियर कर लो. कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेट होगा, जिसके अंदर आपको अलग तरीके से दिया जाएगा, जैसे कि n की वैल्यू है तो 1 2 3 4 5 अप टू इनफाइनाइट. और सेकंड वाला है सेट बिल्डर. तो सेट बिल्डर के अंदर क्या होगा, हमको पता है x स्लैश x बिलोंग्स टू r, x स्लैश x बिलोंग्स टू n. जो स्लैश है उसको पढ़ा जाएगा सच दैट x बिलोंग्स टू r. तो डिफरेंस यहाँ पर देख लो. अगर मैं ये बोलूं द सेट ऑफ डेज इन अ वीक, सो अकॉर्डिंग टू रोस्टर मेथड आपका सॉल्यूशन हो जाएगा संडे से लेके सैटरडे तक. अगर ये मैं बोलूं मुझे उसे सेट बिल्डर में लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, x such that x is the name of a day in a week. Everyone clear? Yes. एवरीवन क्लियर? रोस्टर के अंदर क्या होगा, ज्यादा स्पेसिफाइड करेंगे. ये यही हुआ अभी हमने जो डिस्कस किया ना, रोस्टर में आपको स्पेसिफाई किया गया है. सेट बिल्डर के अंदर आपको खुद देखना है कि वीक में से 7 दिन में से क्या. जल्दी से एग्जांपल लिख दो. देखो कई बार क्या होता है कि एग्जाम में मैंने एक बार देखा है कि लोग ये कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करते. अभी आप तो कोडिंग वाले हो, कर्ली ब्रैकेट यूज नहीं करोगे तो आउटपुट किस तरह से आएगा. तो सेम यही पे भी कर्ली ब्रैकेट में लिखना है. वैल्यूज को डिफाइन मोर क्लियरली किस में होगा, रोस्टर के अंदर. सेट बिल्डर के अंदर आप लिख रहे हो कि चलो 7 दिन में से कोई एक दिन. बाउंड्री तो यहाँ पर भी फिक्स ही है, संडे से लेकर सैटरडे ही होगा, सेकंड वाले में भी. Yes. फिर आप तो कॉलेज ने कुछ बोल नहीं सकते, बंक डे भी निकाल दो भाई, ठीक है. संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और एक आध बंक डे भी होगा आपका. एक જ पता नहीं अभी तो. एकाध से क्या होता है सर? अभी तो बंक ही चल रहे हैं ना. हाँ अभी तो बंक ही है. वही ठीक है. सो एग्जांपल जल्दी से लिख दो. और ये वाला सब्जेक्ट जो बहुत इजी है, बस इसमें आपको ये देखना है कि नोट्स अच्छी तरह से बनाए. मैं पीपीटी वगैरह तो सेंड कर दूंगा. और दूसरा याद रखना, इसको थोड़ा लॉजिकली सोचना, क्योंकि अभी भी जो थर्ड ईयर वाले जो है वो कभी बोलते हैं कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट सीखना है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आएगा थर्ड ईयर के बाद आपका, तभी ये बहुत यूज होगा. प्रोजेक्ट के अंदर आपका फर्स्ट ईयर से लेके सेकंड ईयर वो खत्म होने तक का पूरा मैथमेटिक्स यूज होता है. और लॉकडाउन के अंदर देखो फ्री हो तो थोड़ा बहुत देख लेना, वेबिनार अटेंड करना. काफी लोग जो है पाइथन सीख रहे हैं अच्छी तरह से. काफी लोग जो है वो बहुत अच्छे से रह रहे, बिंदास एकदम, घर का खाना खा के एकदम मस्त तरीके से रह रहे. तो वो भी करना, और ये भी थोड़ा पढ़ाई एक्स्ट्रा कर लेना, क्योंकि यही है बेनिफिट आपको कि आप
आपका ट्रैवलिंग अभी बच रहा है, आप अभी घर पे हो, इंटरनेट वगैरह है, तो बहुत अच्छी तरह से आप सीख सकते हो। चलो ये एग्जांपल क्लियर। नेक्स्ट हमें देखना है कि इक्वालिटी। देखो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। इक्वालिटी मतलब क्या? इक्वालिटी रिप्रेजेंट इक्वल टू। सो दो सेट, दो नंबर को तो हम इक्वल टू बोल सकते हैं, लेकिन दो सेट को इक्वल टू किस तरह बोला जाएगा? तो टू सेट्स आर इक्वल इफ और एंड इफ दे हैव द सेम एलिमेंट्स। अगर आपके दोनों सेट में एलिमेंट सेम है तो उसको इक्वालिटी बोले। उसको रिप्रेजेंट करना है, देखो इसका मीनिंग है कि if A and B are sets then A and B are equal if and only if। ये जो उल्टा ए लिखा है उसको बोला जाएगा for all। for all यानी कि सारे के सारे। for all अपनी बुक में लिख लेना, ये कॉन्सेप्ट सेक्शन 2 के फर्स्ट चैप्टर में यूज होगा। इसको बोला जाएगा for all। अगर उल्टा ई हुआ तो उसको बोला जाएगा there exist। for all यानी कि सारे के सारे। सो x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू, सारे के एलिमेंट एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, उसको बोला जाएगा ए इज इक्वल टू बी। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हो जाएगा नॉट इज इक्वल टू। जल्दी से एग्जांपल देख लो। एग्जांपल अभी लिखना नहीं है। a इज इक्वल टू लिखा है 1 2, b भी लिखा है 1 2 1। अभी सबको पता है सेट के अंदर एक वैल्यू एक ही बार लिखना है। अगर आप एक वैल्यू 5 बार लिख दोगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो एक ही बार कंसिडर होगा। ये सेट की प्रॉपर्टी है कि एक ही वैल्यू आपको एक टाइम पे लिखना है। अगर आपने 10 बार भी 1 लिख दिया है फिर भी a इज इक्वल टू बी ही होगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर क्या लिखा है? x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ द वर्ड TALE। TALE को अगर मैं LAT लिखूं तो सेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर मैं 1 2 3 को 3 2 1 लिखूं तो भी सेट तो मेरा वही होगा, सिर्फ उसके इसकी जो पोजीशन जो है वो सिर्फ चेंज हुई, ना कि उसका मीनिंग। अगर आप सेट एन के अंदर 2 3 1 वगैरह लिखोगे फिर भी वो सेट एन ही कहलाएगा। एवरीवन क्लियर? सो ये सेट की प्रॉपर्टी है। अगर आप उसके प्लेसेस चेंज करोगे, इफ यू चेंज द प्लेसेस, तो भी वहां पर कोई आउटपुट में फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 3 में लिखो, अगर मैंने यहाँ पर S की जगह मैंने P लिख दिया, स्लेट की जगह मैंने प्लेट लिख दिया, तो सेट ही तो अलग हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर मैंने S की जगह सिर्फ P को रिप्लेस किया फिर भी उसका मीनिंग क्या हुआ? फिर भी मेरा सेट चेंज हो जाएगा। सो सेट की प्रॉपर्टी क्या है? अगर एक भी एलिमेंट चेंज हुआ तो सेट चेंज हो जाएगा। एवरीवन क्लियर? यस सर। यस सर। सो सेट की प्रॉपर्टी में क्या लिखना है? बुक के अंदर लिख देना। प्लेसेस चेंज करोगे आप तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके एलिमेंट एक भी चेंज हो गया आपका, सो यहाँ पर आप कह सकते हो कि दूसरा ही सेट हो गया। जैसे मैंने लिखा करली ब्रैकेट में 1 2 3। अगर मैं उसको 3 2 1 लिख रहा हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने -1 2 3 लिखा तो क्या होगा? सेट ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 बिलोंग्स टू n बट -1 2 3 डज नॉट बिलोंग्स टू n। एग्जाम्पल जल्दी से लिख लें। और एग्जाम्पल नंबर 4 बताने की जरूरत नहीं है, सेम दैट वी हैव डिस्कस इन 1 1 3 लिखा है, उसको आप प्लस और -1 भी तो लिख सकते हो। तो जल्दी से इक्वालिटी सेट लिख दो। अनम्यूट कर दो।
चलो क्लियर। यस सर। चलो आज के लिए इतना बहुत है, क्योंकि प्रॉपर्टीज शुरू तो हो जाएगी लेकिन वो कल से शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज। कैन आई स्टॉप दी शेयरिंग? सबने लिख लिया? यस सर। यस ओके सर ओके सर। ओके, पर नोट्स थोड़ी अच्छी बना देना और थोड़ी ट्यूटोरियल भी अच्छे बना देना। यस यस सबका परफॉर्मेंस तो बहुत बढ़िया रहा है एंड सेमेस्टर में। सर रिजल्ट આપી દો। थैंक यू सर सर पता ही था। चलो ठीक है, पत्तू करो હવે હિસાબ। पाको पाको। चलो नेक्स्ट। अच्छा रिजल्ट ક્યારે છે? चलो ये नहीं आया, चलो रिजल्ट कब है? तेरे तो फुल मार्क्स ही है, फिर क्यों टेंशन ले रहा है तू? हाँ ફૂલ નથી સર, તો પૂછતા હોય ને। वो रिजल्ट मिल जाएगा सबको। चलो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा बहुत देख लेना, और रेफरेंस बुक मैंने जो बोली वो अच्छी तरह से देख लेना। मैं गूगल क्लासरूम में अभी नाम चेंज कर देता हूँ, जो अपना ACSH 1080 वाला था, और उसके अंदर मैं सिलेबस बुक भी अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, तो उसके बेस पे थोड़ा देख लेना। फ्री बैठे हो तो थोड़ी एक आध बुक देख के थोड़ा रिसर्च कर लो तो बढ़िया है। हाँ सर। ओके चलो गुड बाय। यस सर। ओके।